पे नीचे लिखा होता है 0, आपने देखा होगा नल डिफ्लेक्शन हम लोग यूज करते थे वर्ड 0। इस साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस साइड में 1 2 3 4 7 8 9 10। तो करंट अगर इस डायरेक्शन में जा रहा तो गैल्वेनोमीटर इधर डिफ्लेक्शन शो करता था, और इधर जाएगा करंट तो इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो डायरेक्शन भी बताएगा, उसके बाद क्या दिखाएगा, उसका मैग्नीट्यूड भी बताएगा। अब मुझे बताइए एसी की वैल्यू कैसे मेजर करेगा, कौन, एमीटर। पे अटेंशन प्लीज। सो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, so now today we are going to discuss a new topic known as AC circuits. Okay. अब what is the meaning of AC बेटा? That is alternating current. क्या होता है ये alternating current? इसके पहले जो चैप्टर हम लोगों ने देखा that is EMI, इस EMI के कंसेप्ट में ही इसका शिलान्यास हम लोगों ने किया था, उसका आधार स्तंभ वहां पे हम लोगों ने स्टार्टिंग देखी थी, और उस कंसेप्ट का नाम था बेटा क्या, जनरेटर। और उस जनरेटर के सामने हम लोगों ने एक वर्ड लगाया एसी जनरेटर, और एसी जनरेटर से ही हमको पता चला कि जो एसी जनरेटर है जब करंट डेवलप करेगा। अब देखो जनरेटर का कंसेप्ट डेवलप होता है किससे, जनरेटर हम लोगों ने क्यों सीखा वहां पे बोलो, क्योंकि हम लोगों को पता होना चाहिए कि जनरेटर में जो चीज हम लोगों ने उसका मैकेनिज्म देखा, उसकी सारी चीजें हम लोगों ने देखी, वो कहां से डेवलप हुई, वो ईएमआई से डेवलप हुई करती थी, बराबर है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बराबर है। लेकिन उसमें जो डेवलप होने वाली चीज थी, वो जो करंट आपके पास आपको मिला, आउटपुट जो मिला, वो आपका करंट हो या आपका ईएमएफ हो, वो कौन से फॉर्म में मिला था बेटा, आपको एसी के फॉर्म में मिला था। एसी मतलब अल्टरनेटिंग के फॉर्म में मिला था, कौन, उसका वोल्टेज एज वेल एज करंट। आपको याद होगा कि जो चीज हम लोगों ने सीखी वो चीज थी बेटा ईएमएफ ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और आपको करंट मिला था बेटा आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये बात समझ में आई थी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ई या फिर आई, ईएमएफ और करंट, और कौन सा ईएमएफ बेटा, ये बोलो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ या फिर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, और ये कौन सा था, इंस्टेंटेनियस करंट, और ये क्या था हमारा पीक ईएमएफ, और ये क्या है आपका पीक करंट, उसकी सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू। आपको याद होगा सब कुछ, ठीक। और यहां पे ये जो चीज हम लोगों ने इक्वेशन जो लिखा, ये इक्वेशन कौन से वाले सर्किट के लिए लिखा था बेटा, उस सर्किट में हम लोगों ने देखा एक लोड रेजिस्टेंस, ये था हमारे पास लोड रेजिस्टेंस, और यहां पे हम लोगों ने लगाया था जनरेटर। जनरेटर से क्या मिला आपको, ईएमएफ मिला, और ये ईएमएफ या फिर करंट को दिखाया जाता है इस तरह से। सो व्हाट इज दिस, इज अ साइन। तो यहां पे व्हाट इज दिस, आर या फिर आरएल भी लिख सकते हो। आरएल मतलब बॉटम में लिखा जाता है एल। व्हाट इज द आरएल, लोड रेजिस्टेंस। यहां पे आप लगाओगे फैन, आपका ट्यूबलाइट, आपका कुछ बोर्ड जिसके ऊपर आपके अप्लायंसेस चलेंगे। तो यहां पे जो मिला व्हाट इज दिस, ये आपका पास क्या है, दैट इज ईएमएफ का सोर्स। तो ये ई की वैल्यू क्या होगी, ई नॉट साइन ओमेगा टी, या फिर आई की वैल्यू क्या मिलेगी, आई नॉट साइन ओमेगा टी। आगे जाने के बाद ये सर्किट में रजिस्टर के जगह पे इंडक्टर हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है, या फिर तीनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे रजिस्टर मान के चलेंगे, और ये इक्वेशन आपको मिले थे कहां पे, पिछले वाले चैप्टर में, प्रीवियस चैप्टर में, बराबर है। अब सुन लो, इसका मीनिंग ये कि हम लोग ने ये कंसेप्ट जब सीखा तो हमको पता हुआ था बेटा कि ये जो आपका इंस्टेंटेनियस ईएमएफ या फिर इंस्टेंटेनियस करंट, ये हमेशा किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ये आपके टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है। मतलब दैट इज बोथ द क्वांटिटीज आर टाइम डिपेंडेंट। तो जैसे जैसे आपका टाइम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ई की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। सर इसमें पूरे कंसेप्ट में कौन सी चीजें जो है वो कांस्टेंट है बेटा, ई नॉट या फिर आई नॉट, दीज आर दी कांस्टेंट वैल्यू। बात समझ में आई, अरे हाँ या ना बेटा, बहुत बढ़िया। और जब मैंने आपके पास ग्राफ निकाल के दिया था किसका, एसी का, तो मान के चलो बेटा यहां पे मैंने लिया 0, ये रहा आपका कितना 90 डिग्री, दैट इज π/2, ये रहा पाई, दैट इज 3π/2, और ये 2π। और हम लोगों ने एक यहां पे ग्राफ निकाला था बेटा, ये था आपका ग्राफ, बराबर है। एक कौन सा ग्राफ मिला आपको, सिनोसाइडल ग्राफ, और ये जो वैल्यू आपको मिली दैट इज आई नॉट प्लस आई नॉट, और ये जो मिली आपकी वैल्यू कौन सी, दैट इज माइनस आई नॉट। बात समझ में आई। अगर ये डीसी हुआ, अगर ये डीसी अगर रहता तो आपके पास ग्राफ इस तरह से मिलता बेटा, ये रहा आपका ग्राफ। इसका मतलब ये कि आपकी करंट की वैल्यू हमेशा कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। अगर मैंने आपको ग्राफ पूछा बेटा ये वाला ग्राफ बताइए, ये ग्राफ क्या दिखाता है, एसी दिखाएगा या डीसी दिखाएगा, ये बताइए। ये एसी है या डीसी है, अरे ये एसी है या डीसी है बेटा, ये डायरेक्ट करंट है ना कि अल्टरनेटिंग करंट है। सर क्यों सर बताइए। बेटा ये जो है आपका यहां पे नीचे के डायरेक्शन पे जाना ग्राफ का, इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है, इसका डायरेक्शन शो कर रहा है। भले ही यहां पे करंट मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम हो रहा है, इसका मतलब ये कि सिर्फ उसका क्या चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, किसका, करंट का। बात समझ में आई क्या, उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, नहीं बेटा।
मतलब यहां से मान के चलो मैंने क्या लगाया, सोर्स लगाया इस तरह से, और ये सोर्स है पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहां पे करंट देखो बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, तो इसका मतलब करंट इसी डायरेक्शन में जा रहा है, दैट इज नोन एज डीसी करंट, डायरेक्ट करंट। ये ग्राफ बताइए आप अभी, ये ग्राफ क्या कहलाता है? ये भी क्या होगा? डीसी। करंट बढ़ेगा घटेगा रुक जाएगा, बढ़ेगा घटेगा रुक जाएगा, अभी भी ये क्या है? डीसी करंट है। लेकिन अगर इस ग्राफ में देखते हो करंट आपका बढ़ रहा है घट रहा है, इसका मतलब ये कि इसका मैग्नीट्यूड तो चेंज हो रहा, नो डाउट, लेकिन करंट की डायरेक्शन भी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। इसलिए इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया बेटा? अल्टरनेटिंग करंट। अब यहां पे हम लोग एरो नहीं दे सकते, रीजन क्योंकि अब यहां पे करंट की डायरेक्शन हम लोग बोल नहीं सकते कि इसी डायरेक्शन में होगा। रीजन आपका करंट एक बार इधर, एक बार करंट इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, इस तरह से होगा। और हमारे भारत में, हमारे इंडिया में इसकी फ्रीक्वेंसी, किसकी? करंट के चेंज होने की फ्रीक्वेंसी बेटा कितनी है हमको पता होनी चाहिए, दैट इज 50 हर्ट्ज। मैंने लास्ट लेक्चर में ही बोला था। इसका मतलब आपका ये जो सिनोसाइडल वेव्स है, ये 1 सेकंड में कितने वेव्स मिलेंगे बेटा? 50 वेव्स मिलेंगे। इसका मतलब ये कि आपका करंट या फिर आपका ईएमएफ फॉर दिस रेजिस्टिव सर्किट कितने बार जीरो बनेगा? 100 टाइम्स जीरो बनेगा। और कितने टाइम्स मैक्सिमम होगा? 100 टाइम मैक्सिमम होगा। बात समझ में आ रही है क्या मैं क्या बोलना चाहता हूं? कितने टाइम होगा? 100 टाइम्स आपका मैक्सिमम होगा, और 100 टाइप जीरो होगा बेटा। कितने? 1 सेकंड में, क्योंकि आपका वहां पे फ्रीक्वेंसी कितनी है ये चेंज होने की? 50 हर्ट्ज। यहां तक समझ में आई बात? बहुत बढ़िया। अब मैं आपके सामने अगला क्वेश्चन रखता हूं, ठीक? अब देखिए, मान के चलो यहां पे मैंने आपको एक ग्राफ दिखाया है इस तरह से। इस ग्राफ में मैंने आपको पूछा बेटा कि बताइए कि सर ये ग्राफ में आई नॉट जो आपने लिखा है, ये आई नॉट की वैल्यू मान के चलो कि ये बेटा कितने एम्पियर? 10 एम्पियर। तो ये भी कितनी होगी फिर? -10 एम्पियर। मैंने आपको पूछा कि बेटा बताइए अब आपके पास अभी इस इंस्टेंट में कितना करंट है सर्किट में? आप बोल सकते हो क्या? 10 एम्पियर। मैंने पूछा सवाल, आपको समझ में आई बात? मैंने पूछा अभी बताइए कितना करंट है। आपने बोला सर ये देखो अभी करंट, क्योंकि 1 सेकंड में तो वो कितने बार हो रहा है? ये 100 टाइम्स कम हो या ज्यादा हो रहा है? 100 टाइम्स कम या ज्यादा हो रहा है। मैंने पूछा बेटा अभी बताइए। आपने बोला सर अभी कुछ देर पहले ये करंट कितना एम्पियर था? 8 एम्पियर। उसके बाद कितना हुआ? 9 एम्पियर। उसके बाद कितना हुआ? 10 एम्पियर। फिर से कितना बना? 9। फिर से कितना बना? 8। फिर से कितना बना? उसके बाद कितना बना? 0। सिमिलरली फिर से क्या हो रहा है? देखो 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बना। फिर से क्या हो रहा है? 0। इसका मतलब आपका हर इंस्टेंट में करंट क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। उसी तरह से अगर मैंने ग्राफ निकाला किसका? ईएमएफ का, मतलब वोल्टेज का, वो भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। कब? हर इंस्टेंट में। तो मैंने अगर आपको पूछा कि सर बताइए कि करंट कितना है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि करंट सर 10 एम्पियर। व्हाई? बिकॉज ये 10 एम्पियर आपकी पीक वैल्यू है, दैट इज नोन एज, इस ग्राफ का एम्पलीट्यूड की वैल्यू रही कितनी? 10 एम्पियर। बात समझ में? तो अब मैंने पूछा अरे चलो, जब चीज आपकी देखो, अगर ये मान के चलो आपके किसके मार्क्स है? ये फिजिक्स के मार्क्स है, ये केमिस्ट्री के है, ये आपके बायोलॉजी के है, ये मैथमेटिक्स के, और ये आपके इंग्लिश के मार्क्स है। मैंने पूछा अरे बताइए आपके परसेंटेज कितने? तो मैंने आपको क्या निकालने को बोला? आपका एवरेज निकालने को बोला। तो आप एवरेज निकालते हो तो एवरेज की वैल्यू क्या बनती है? सभी का मिला के डिवाइडेड बाय उतने सब्जेक्ट्स। अरे बात समझ में आ रही मैं क्या बोलना चाहता हूं? इसका मतलब आपने बोला सर कहीं पे कम है कहीं पे ज्यादा है, सभी का हम लोग क्या कर लेंगे? एवरेज करेंगे, और हमको पता चलेगा कि ये सभी का मिलके एक एवरेज निकला है। बात समझ में आई? तब जाके हमको समझ में आया कि सर्किट में कुछ एक एवरेज वैल्यू मिलती है, और तभी हमको समझ में आएगा कि एसी में, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट में, हम लोगों को एक एवरेज करंट की वैल्यू मिलेगी, और उसी एवरेज करंट की वैल्यू हम लोग आगे लेके जाएंगे, और बाद में उसको अपन चेंज भी करेंगे आरएमएस के फॉर्म में। ठीक? तो आपको पूछा जाता है कि जब भी करंट आपका कितना हो, पीक वैल्यू अगर आपके पास हो, तो उसकी एवरेज वैल्यू आपको निकालनी पड़ती है बेटा। ठीक है? तो एवरेज वैल्यू निकालनी है हमको किसकी? करंट की। तो हम लोग निकालेंगे दैट इज एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट। किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग? एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट। कैसे निकाले देखो अब सुन लीजिए। करंट कैसी चीज होती है? बोलो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट? दैट इज फ्लो ऑफ चार्जेस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ये होता है आपका करंट का फॉर्मूला, I इज इक्वल टू दैट इज dq बाय dt। यही होता है ना, dq बाय dt। सर ये आपका dq बाय dt का मीनिंग क्या है? छोटा सा चार्ज छोटे से टाइम के लिए गया। अब देखो यहां पे करंट तो आपका कांस्टेंट नहीं है बेटा,
द करंट इज वेरी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आपका छोटे से टाइम के लिए आपने करंट कैसे माना? कांस्टेंट माना। अगर आपका टाइम इंस्टेंट बहुत कम हो तो उस बहुत कम वाले टाइम में आपका करंट कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। दैट इज आई इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी। आपने सभी का क्या करना शुरू कर दिया? एवरेज। तो आप ऐसे बोल सकते हो एवरेज करंट दैट इज आई एवरेज की वैल्यू टोटल चार्जेस फॉर टोटल टाइम। अरे बात समझ में आई क्या नहीं आई? बराबर। लेकिन देखो मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं, इस तरह से आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी को लिखता हूं। डी क्यू की वैल्यू कितनी बनेगी बेटा? डी क्यू इज इक्वल टू आई इंटू डी टी। ये छोटा सा चार्ज फ्लो हुआ छोटे से टाइम के लिए, तो पूरा इंस्टेंट कैसा है? आपके डिस्क्रीट वैल्यू है या कंटिन्यूअस वैल्यू है? कंटिन्यूअस वैल्यू। डिस्क्रीट का मीनिंग क्या? स्टेप बाय स्टेप चीजें हो रही है। बराबर। हर चीज आप क्या कर सकते हो? ऐसे ब्लॉक के फॉर्म में लिख सकते हो। ये एक चीज हो गई, ये एक चीज हो गई, ये एक चीज हो गई। मैंने आपको इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव में से कहा कंटिन्यूअस चीज क्या है और डिस्क्रीट चीज क्या है। लेकिन देखो ये चीज जो है कैसे चेंज हो रही है। अगर ब्लॉक्स बनाना पड़े तो आपको कैसा बनाना पड़ेगा? बहुत छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाने पड़ेंगे। बात समझ में आई? तो अगर मुझे निकालना है टोटल, तो मैं आपको क्या करूंगा यहां पे? इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू इज इक्वल टू, बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ आई इंटू डी टी। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू की वैल्यू कितनी बनी? क्यू इज इक्वल टू आई इंटू डी टी इंटीग्रेशन में। तो जहां पे आपको क्यू दिखाई दे रहा है, क्या मैं वहां पे ऐसे लिख सकता हूं? अरे बराबर है ना? तो मुझे बताइए आई एवरेज, एवरेज को अभी लिखा जाएगा इस तरह से बेटा। ये अगर दोनों मैंने इस तरह से अगर क्या दिए, साइंस दिए, और अंदर के इसमें अगर आई लिखा हो तो समझ लेना ये कौन सी वैल्यू है? एवरेज करंट की वैल्यू है। आपको समझ में आ रही है कि मैं एवरेज करंट की वैल्यू क्या आपको बोल रहा हूं? क्योंकि आपका करंट हर इंस्टेंट में चेंज हो रहा है, मुझे क्या निकालना पड़ेगा? उसकी एवरेज वैल्यू। तो आपके पास क्यू की वैल्यू मिली बेटा कितनी? इंटीग्रेशन ऑफ आई इंटू डी टी। और टाइम, टोटल टाइम के लिए हम लोग क्या करेंगे? टी के लिए हम लोग लिखेंगे बेटा डी टी, क्योंकि जब डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा? टी मिलेगा। अरे बात समझ में आ रही है? और यही फॉर्मूला है किसका? एवरेज वैल्यू निकालने का। इस तरह से किसी चीज दैट इज टाइम डिपेंडेंट हो, इफ एनी क्वांटिटी दैट इज टाइम डिपेंडेंट, if any quantity that is time dependent, if we want to find its average value, अगर उसकी एवरेज वैल्यू निकालनी हो, देन कैसे निकालनी है? अगर एनी क्वांटिटी दैट इज, इसको मान के चलो हम लोग क्या बोलेंगे? अगर इसको हम लोग x बोलेंगे, तो x की वैल्यू अगर निकालनी हो तो x कहां पे लिखा जाएगा? दैट इज एवरेज ऑफ x इज इक्वल टू, कैसे लिखा जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ, बोलो, x इंटू डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। इस तरह से एवरेज की वैल्यू निकाली जाती है। समझ में आई बात? तो ये रहा एवरेज निकालने का फार्मूला। अब देखिए आगे बढ़ेंगे। सर तो हम लोग मेन मुद्दे पे आते हैं। मेन मुद्दा क्या था हमारा? बोलो, पूरे आपके एक साइकिल में एवरेज करंट की वैल्यू कितनी होगी? क्या हुआ बेटा? ठीक है, चलो एवरेज करंट की वैल्यू कितनी होगी वही निकालना चाहेंगे हम लोग। तो यहां पे हम लोग शुरू कर रहे हैं, देखो इसी फॉर्मूले को आगे लेके जाएंगे। तो दैट इज एवरेज करंट फॉर फुल साइकिल। पूरे साइकिल के लिए एवरेज, साइकिल मतलब कौन सा? ये एक साइकिल दिख रहा है क्या? एक वेव, फुल वेव करके भी लिख सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो एक वेव बनने के लिए जो टाइम लगता है वो कौन सा रहा आपका? टाइम पीरियड। यहां पे टाइम कहां से स्टार्ट हुआ? 0। हाफ के लिए कितना बनेगा? t/2, और एक साइकिल कंप्लीट बनता है दैट इज कैपिटल T। हम लोगों ने सीखा है ऑसिलेशन में। तो बेटा अब यहां पे देखिए दैट इज एवरेज करंट I इज इक्वल टू, बोलो बेटा कैसे निकाला जाएगा? एवरेज करंट का फॉर्मूला क्या रहा? इंटीग्रेशन ऑफ I इंटू डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। अब लिमिट डालेंगे फुल वेव के लिए, बोलो बेटा कहां से? 0 से लेके कहां तक? कैपिटल T तक। क्योंकि यहां पे वेरिएबल कौन दिख रहा है आपके पास? dt दिख रहा है। ठीक है ना? टाइम क्या है आपका? वेरिएबल है। और यहां पे भी क्या होगा? 0 और t। समझ में आई बात? अब I की वैल्यू हम लोग पुट अप करेंगे। सर ये जो I दिख रहा है, ये I कौन सा है? ये आपका इंस्टेंटेनियस करंट है बेटा, जो हमेशा क्या हो रहा है? चेंज। और ये रहा आपका इंस्टेंटेनियस करंट का वैल्यू। दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है? तो बेटा यहां पे हम लोग पुट करेंगे 0 से कैपिटल T इंटू, बोलो I की वैल्यू क्या रही? I नॉट साइन ओमेगा t इंटू डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t dt। क्लियर बेटा? आगे बढ़ेंगे, बोलो इसको सॉल्व करेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I नॉट? I नॉट रही हमारी कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। साइन का इंटीग्रेशन क्या बनता है? क्या बनता है?
माइनस कॉस ओमेगा टी और ओमेगा टी का फिर से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो यहां पे हम लोग लिख रहे बेटा, बोलो कितना, हाँ दैट इज माइनस कॉस ओमेगा टी और ओमेगा टी का इंटीग्रेशन नीचे लिखा जाएगा ओमेगा और इसका लिमिट बनेगा बेटा 0 और यहां पे टी नीचे बनेगा dt का इंटीग्रेशन कितना t, फिर से लिमिट 0 और t। बात समझ में आई? ओमेगा निकाल लो बाहर बेटा, क्या बनेगा आई नॉट बाय ओमेगा। क्लियर? एक बार t पुट करेंगे t माइनस 0 इज t, तो t रहा नीचे। बात समझ में आई? माइनस सामने लेकर माइनस में सामने लेके बचा क्या है बेटा cos ओमेगा टी। तो बेटा cos ओमेगा टी बचा है तो t के जगह पे क्या आएगा कैपिटल T माइनस cos क्या रहेगा 0, t पे जगह पे 0 इंटू ओमेगा इज cos ऑफ 0। अरे समझ में आ रही हा या ना बेटा? आगे बढ़ेंगे, माइनस आई नॉट ओमेगा टी इन ब्रैकेट cos। अब देखो ओमेगा की वैल्यू t के फॉर्म में सबको पता होनी चाहिए, या फिर t की वैल्यू ओमेगा के फॉर्म में लिखिए। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई बाय कैपिटल T, तो यहां पे लिखता हूं 2 पाई बाय कैपिटल T इंटू टी माइनस कॉस ऑफ 0। ठीक, अब देखिए बेटा यहां पे लिख रहा हूं, सो बची हुई चीज कौन सी बेटा, माइनस आई नॉट बाय ओमेगा कैपिटल T इन ब्रैकेट, बोलो T से T क्या हुआ कैंसल, तो बेटा cos 2 पाई मतलब क्या होता है 360 डिग्री। फिर से तो cos 0 की वैल्यू जो रहेगी वही cos 360 डिग्री की वैल्यू होती है, तो cos 0 की वैल्यू कितनी, तो बेटा ये बना है 1 माइनस cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, तो बेटा 1 माइनस 1 0, 0 इंटू आई नॉट बाय ओमेगा टी। अरे बाप रे, ये तो आगे प्रॉब्लम वाली बात हो गई बेटा। इसका मतलब एवरेज करंट की वैल्यू या फिर एवरेज ईएमएफ की वैल्यू फॉर ए रेजिस्टिव सर्किट फॉर ए वोल साइकिल की वैल्यू कितनी बनेगी 0 बनेगी। अब सर ये ऐसा कैसे आया, मान के चलो कि ये मान के चलो बेटा ये 10 की वैल्यू उसकी एवरेज है, मैंने इस पूरे पहाड़ को मैंने एक लेवल में ला लिया और लेवल में लाके इतना बनाया, ऐसे पता चला मुझे कुछ इसकी वैल्यू 6 के आसपास बनी है, दैट इज 6 इज व्हाट एवरेज वैल्यू। इस पहाड़ को मैंने पूरा लेवल पे लाए इतना बनाया, ये भी वैल्यू उतनी होगी, कितनी होगी 6 प्लस 6 होगी या माइनस 6 होगी, तो बेटा ये प्लस 6 की वैल्यू और ये माइनस 6 की वैल्यू कितनी बनेगी, तो वही तो बोला मैंने एवरेज वैल्यू फॉर ए वोल साइकिल कितना बनेगा। इसका मतलब एवरेज करंट की वैल्यू कितनी बनी, तो बेटा इसका मतलब करंट नहीं है क्या सर्किट में, अरे करंट है या नहीं है, अरे करंट है इसलिए आपका यहां पे काम चल रहा है। आपने बल्ब लगाया, बल्ब क्या रहा है ग्लो हो रहा है, आपने फैन लगाया, फैन क्या हो रहा है चल रहा है, आपने टेप रिकॉर्ड लगाया, आपने वीडियो लगाया, क्या हो रहा है चल रहा है। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या करंट नहीं है, करंट है लेकिन फुल साइकिल के लिए एवरेज करंट की वैल्यू कितनी बनी 0 बनी। तो हम लोगों ने एक दिमाग लगाया, सर ठीक है ना, फुल साइकिल के लिए अगर आपको एवरेज करंट की वैल्यू 0 मिल रही है तो हम लोग एक ट्राई करेंगे, हम लोग किसके लिए निकालेंगे हाफ साइकिल। यस, कैसे नेचुरली आपके मुंह से निकला, किसके लिए हाफ साइकिल के लिए। तो हम लोग एक काम करेंगे, इसी वोल साइकिल को मतलब आप क्या कन्वर्ट कर दो कि इसके लिए फॉर, सो आई एवरेज फॉर ए हाफ साइकिल, हाफ साइकिल के लिए ट्राई करके देखेंगे। ये रही बेटा आपकी कौन सी, ये रही आपकी हाफ साइकिल और ये कौन रहा आपका, बोलो आपका आई नॉट। क्लियर है? अब मुझे बताइए टाइम पीरियड बताइए 0 से लेके ये क्या बनेगा, दैट इज T/2। तो ये रही आपका करंट, दैट इज इंस्टेंटेनियस करंट जो हमेशा क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। अब हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। तो बोलो एवरेज करंट का फॉर्मूला, दैट इज एवरेज करंट इक्वल्स टू बोलो इंटीग्रेशन ऑफ I इंटू dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt। टाइम लिमिट बताइए कितना होगा, 0 से लेके T/2, यहां पे 0 से लेके T/2। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे बेटा, बोलो I की वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी। व्हाट इज दिस I? इट इज इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू कितनी बनेगी, बोलो I नॉट साइन ओमेगा t इंटू dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt 0 से लेके T/2, 0 से लेके T/2। बहुत बढ़िया, आगे बोलो। I नॉट निकला किसके बाहर, इंटीग्रेशन के बाहर, विच इज अ कांस्टेंट वैल्यू साइन ओमेगा t का इंटीग्रेशन बोलो बेटा माइनस कॉस ओमेगा t और डिवाइडेड बाय ओमेगा, लिमिट पुट होगा 0, यहां पे T/2 डिवाइडेड बाय dt का इंटीग्रेशन क्या बनेगा t, लिमिट होगा 0 और ये T/2। ठीक, चलो आगे पुट करना शुरू कर दो बेटा। हाँ कितना बनेगा बोलो, सो इक्वल्स टू माइनस आई नॉट, माइनस सामने लेके आए, ओके, ओमेगा की बाहर निकाले। ठीक, अब बोलो बचा कौन है कॉस ओमेगा टी, और t के जगह पे कितना आएगा बेटा बोलो T/2। तो यहां पे मैंने लिखा कॉस ओमेगा
इंटू टी बाय टू माइनस, एक बार जीरो पुट करेंगे, जीरो इंटू ओमेगा इज, तो कितना बना कॉस जीरो। नीचे के डायरेक्शन में देखो क्या दिख रहा है, टी, एक बार टी बाय टू माइनस जीरो इज व्हाट, टी बाय टू। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो सो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा तो बनेगा बेटा माइनस आई नॉट, और टू ऊपर जाएगा तो ये बनेगा माइनस टू आई नॉट बाय ये टी और ये ओमेगा, दैट इज टी इंटू ओमेगा। ब्रैकेट में देखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा, 2 पाई बाय टी। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, कॉस 2 पाई बाय टी इंटू टी बाय टू माइनस कॉस ऑफ जीरो। ठीक, अरे समझ में आ रही बात, बोलो बेटा आगे माइनस टू इंटू आई नॉट बाय टी इंटू ओमेगा की वैल्यू फिर से बोलो, ओमेगा इज व्हाट 2 पाई बाय टी इंटू, हाँ टी से टी, 2 से 2, बेटा फटाक से बोलो कॉस बचा कितना है, सिर्फ पाई, पाई मतलब कितना 180 डिग्री, तो कॉस 180 इज व्हाट -1 माइनस कॉस जीरो की वैल्यू 1, ये टी से टी, 2 से 2, बचा कितना है नीचे पाई, बेटा -1 -1 -2 इंटू -1 +1, तो बचा कितना है, सॉरी -2 इंटू -1 इज +2, तो बचा कितना बेटा 2 इंटू आई नॉट बाय पाई। ये रही आपकी वैल्यू किसकी, एवरेज की, किसकी वैल्यू, तो ये रहा आपका एवरेज करंट की वैल्यू बेटा। और यहां पे ये वैल्यू किसके लिए है, सिर्फ ये है रेजिस्टिव सर्किट के लिए। ये जब सर्किट चेंज होगा उसके हिसाब से वैल्यू बाद में देखेंगे बदलती है या नहीं बदलती। फिलहाल तो हमको समझ में आई बात, कौन सी, रेजिस्टिव सर्किट जो है, उस रेजिस्टिव सर्किट में आपको वैल्यू मिली है करंट की। और इसी तरह से आपको, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एवरेज करंट, और क्या रहेगा एवरेज ईएमएफ। एवरेज ईएमएफ की वैल्यू कितनी मिलेगी, दैट इज, हाँ बोलो 2 इंटू ई नॉट बाय पाई। अगर मैंने पाई की वैल्यू यहां पे पुटअप की बेटा, इफ सपोज वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ पाई, तो यहां पे दिखाई देता है, बोलो कितना 2 इंटू आई नॉट बाय पाई की वैल्यू रही 3.14, तो 2 डिवाइडेड बाय 3.14 कुछ आसपास में 0.63 के आसपास में वैल्यू मिलती है, दैट इज आई नॉट। इसका मतलब आई नॉट की वैल्यू अगर मैंने 10 एंपियर लिया तो 10 इंटू 0.63 कितना बनता है 6.3। मैंने पहले ही बोला, अरे उसकी पीक वैल्यू अगर 10 एंपियर हो तो अगर उस पहाड़ को मैंने एक लेवल पे लाया तो क्या मिलेगा आपको, एक एवरेज वैल्यू मिलेगी, एंड दैट एवरेज वैल्यू इज इक्विवेलेंट टू 0.63 या फिर 6.3 अगर आई नॉट की वैल्यू 10 हो। आई की वैल्यू, आई नॉट की वैल्यू अगर 1 हो तो कितना बनेगा 0.63। बात समझ में, तो हाफ के लिए इतना मिल रहा है, बात समझ में। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, देखो अच्छे सुन लो मैंने क्या बोलना चाहता हूं। अब यहां से कहानी शुरू होती है और वो जो चीज हम लोग निकालने वाले हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जिसका नाम है बेटा आरएमएस करंट। ठीक, अब सुन लो आरएमएस करंट की जरूरत क्यों पड़ी, आरएमएस का लॉन्ग फॉर्मेशन क्या है और आरएमएस की वैल्यू क्या बताती है, सुन लो अच्छे से। हम लोग जनरली एवरेज करंट की वैल्यू यूटिलाइज नहीं करेंगे, नहीं करते हैं। ठीक, हम लोग आने वाले कंसेप्ट में क्या इस्तेमाल करेंगे, आने वाले कंसेप्ट में क्या इस्तेमाल करेंगे, आरएमएस करंट या फिर आरएमएस ईएमएफ का वैल्यू इस्तेमाल करेंगे। अब देखो क्या होता है आरएमएस, आरएमएस का मीनिंग होता है बेटा कौन सा, आरएमएस का मीनिंग होता है दैट इज रूट मीन स्क्वायर। क्या बना बोला जाएगा, रूट मीन स्क्वायर, दैट इज नोन एज आरएमएस। ठीक, अब सुन लो, हमने देखा कि जब एवरेज करंट यहां पे था पूरे साइकिल के लिए तो एवरेज करंट की वैल्यू कितनी मिली थी, 0। इसका मतलब एक बार करंट एक इधर जा रहा है, एक बार करंट इधर आ रहा है, एक बार करंट इधर जा रहा है, एक बार करंट इधर आ रहा है। मैंने दोनों का जब एवरेज देखा तो आपको वैल्यू कितनी मिली बेटा, 0। इसका मतलब आपने क्या लिया था, सिर्फ 0 हाफ, मतलब हाफ साइकिल के लिए सिर्फ एवरेज करंट की वैल्यू निकाली। इसका मतलब अगर मैं मैथमेटिकली देखूं तो यहां पे नेट करंट की वैल्यू कितनी मिल रही है फुल साइकिल के लिए, 0। अगर मैं 1 सेकंड में 50 साइकिल भी निकालूं तो नेट वैल्यू कितनी मिलेगी, 0। इसका मतलब यही बोलना पड़ेगा ना करंट है ही नहीं सर। लेकिन हमने देखा कि अगर मैंने यहां पे हीटर लगाया और पानी को गर्म किया तो पानी गर्म होगा, अरे होगा नहीं होगा। इसका मतलब यह कि कुछ काम तो हो रहा है, लेकिन एवरेज कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। इसलिए हम लोगों ने देखा कि आप एवरेज की तरफ जाओगे या इफेक्ट को देखोगे, किसको देखोगे, इफेक्ट को देखोगे, किसको देखोगे सर। भले ही मैथमेटिकली वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, 0, इवन दो आपके पास 0 मिलने के बाद भी आपका काम हो रहा है और ये काम ही आपको बताएगा उसका दाम। ठीक, कैसे देखिए,
मैंने क्या किया, सुन लो अच्छे से। एवरेज का मीनिंग है उसके कांस्टेंट वैल्यू बतानी पड़ेंगी, ऐसी कांस्टेंट वैल्यू जो भले ही वहां पे आपका करंट चेंज हो रहा हो, ईएमएफ चेंज हो रहा हो, लेकिन एक कांस्टेंट वैल्यू बताए, उसका इफेक्ट बताइए। देखो कैसे, हमने क्या किया बेटा, यहां पे एक कंटेनर लगाया इस तरह से। इस कंटेनर में हम लोगों ने भरा बेटा क्या, पानी। ठीक, 1 लीटर का पानी भरा। सुन लो अच्छे से, ये 1 लीटर के पानी में हम लोगों ने नीचे डाला इसमें क्या, एक हीटर। और ये हीटर में हम लोगों ने यहां पे लगाया, कौन सा सोर्स दिख रहा है, एसी सोर्स, दैट इज एसी। ठीक, अब इस एसी सोर्स को अच्छे से देखिए, हम लोगों ने टाइम लगाया और 30 मिनट तक, मतलब आधे घंटे तक इस पानी को गर्म किया। पानी का टेम्परेचर बढ़ा बेटा कितने डिग्री से, 20 डिग्री से बढ़ गया। 20 था, 20 डिग्री से बढ़ा 40 डिग्री हुआ, या फिर मान के चलो 60 डिग्री था या 50 डिग्री था, 50 से 20 से बढ़ गया। ठीक, टाइम मैंने मेजर किया, कितना मिला, और हमने देखा कि एसी के समय इसमें जो आपको पीक वैल्यू मिल रही थी किसकी, करंट की, दैट इज आई नॉट की वैल्यू कितनी थी बेटा, 10 एम्पियर। अब क्या ये 10 कांस्टेंट है, 10 कांस्टेंट है, लेकिन इंस्टेंटेनियस करंट, आपका करंट कैसे हो रहा है, हर बार चेंज हो रहा है। हमने देखा सर सेम इफेक्ट, सेम हीट प्रोड्यूस करने के लिए वही हम लोगों ने क्या किया, देखो ये जो आपका था कौन, कंटेनर, इस कंटेनर को पकड़ा, सेम कंटेनर, पानी को निकाला बाहर और दूसरा पानी भर लिया। कितना लीटर, सेम लीटर। कितना सेम लीटर, मतलब 1 लीटर। ये भी पहले कितना था, 1 लीटर था, अब ये भी कितना है। और इस हीटर को निकाल, इस हीटर को यहां पे फिर से प्लेस किया बेटा। ठीक, और प्लेस करने के बाद अब यहां पे हम लोगों ने लगाया कौन सा सोर्स दिख रहा है, प्लस माइनस, कौन सा सोर्स दिख रहा है, डीसी सोर्स। ठीक, अब ये डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करेगा। डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करने के बाद हम लोगों ने देखा कि इसका डीसी सोर्स में कुछ हम लोगों ने 8 एम्पियर करंट को सेट किया। अब यहां पे करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होने वाली। यहां पे करंट क्या हो रहा था, 0 भी हुआ करता था, करंट कितना, 2 एम्पियर भी हुआ करता था, करंट कितना, 3 एम्पियर भी। तो करंट बहुत कम भी हो रहा है और बढ़ भी रहा है। हमने एवरेजली देखा कि अपन 8 रख के देखेंगे। 8 रखने के बाद 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने के लिए, मतलब सेम इफेक्ट दिखाने के लिए इसको लगा कितना, 25 मिनट्स। तो सेम इफेक्ट दिख रहा है क्या, अरे सेम इफेक्ट दिख रहा है क्या, इफेक्ट सेम दिख रहा है, लेकिन टाइम देखो कितना लग रहा है, इसको कम लग रहा है, इसको। तो सेम टाइम के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो करंट है, ये करंट की वैल्यू घटानी पड़ेगी या बढ़ानी पड़ेगी, बढ़ाएंगे तो और कम टाइम में लगेगा, गर्म होगा। क्या करना पड़ेगा, टाइम बढ़ाने के लिए करंट को घटाना पड़ेगा। तो बेटा करंट हम लोगों ने कुछ आसपास में सेट करते 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 7.07 एम्पियर पे ला लिए। 7.07 एम्पियर पे एग्जैक्टली 30 मिनट में आपका टेम्परेचर उतना ही बढ़ा जितना पहले वाले एक्सपेरिमेंट में बढ़ा था। कितने से, 20 डिग्री से। इसका मतलब ये, अब आप बोल सकते हो क्या, डीसी में, किसमें, डीसी में 7.07 एम्पियर फ्लो करने से आपको जो इफेक्ट मिल रहा है किसका, हीट का, वही सेम इफेक्ट किसमें मिलेगा, एसी में। लेकिन एसी में कितना करंट फ्लो करवाना पड़ रहा है, 10 एम्पियर। इसका मतलब आप ही बोलिए कि एसी का 10 एम्पियर इस किसके इक्विवेलेंट है, डीसी के किसके बराबर, 7.07 एम्पियर के बराबर। तो क्या मैं ऐसे बोलूं कि सर एवरेज करंट के समय हमने देखा कि पूरे साइकिल के लिए कितना वैल्यू मिल रही थी, 0, लेकिन पानी तो गर्म हो रहा था, लाइट तो लग रहा था। हमने ये सोचा कि हम लोग क्या इसके साथ, किसके साथ, डीसी के साथ क्या करें, उसको कंपेयर करें। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, ये जो डीसी का इफेक्ट दिखाई दे रहा है, यही आपका क्या होगा, आरएमएस वैल्यू शो करता है, दैट इज रूट मीन स्क्वायर। अब देखेंगे रूट मीन स्क्वायर कैसे इसका नाम गिरा है और कैसे निकाला जाता है। पहले तो इफेक्ट समझ में आई बात, ठीक है। अब देखिए ये जो आपको इफेक्ट दिख रहा है, व्हाट इज दिस, कौन सा इफेक्ट है बेटा, हीट इफेक्ट। हीट मतलब क्या है, वर्क डन। तो हीट का फॉर्मूला होता है, हीट इज इक्वल टू, बोलो बेटा, आई स्क्वेयर आर इंटू टी। क्या इस बात को मान रहे हो, क्या दिख रहा है, हीट इज व्हाट, आई स्क्वेयर आई आर इंटू टी। व्हाट इज दिस, आर, आर इज रेजिस्टेंस। दोनों के लिए रेजिस्टेंस कैसा था, सेम लिया था। टाइम दोनों के लिए कैसा लिया बेटा, सेम लिया। दोनों में करंट कैसा फ्लो किया, अलग अलग हुआ है। तो लेकिन ये हमारा करंट, क्या हम यहां पे जा रहे हैं, नहीं, हम इस कंसेप्ट पे फोकस कर रहे हैं, कौन सा, एसी का। अब एसी में जो करंट हम लोग लिए, ये कौन सा करंट है, ये जो आपका आई लिखा है, क्या ये आई पीक वाली वैल्यू है, एवरेज वाली है, या इंस्टेंटेनियस है,
तो बेटा ये जो आप लोग लेंगे ये कौन सी है, एवरेज। रियलिटी में देखो तो यहां पे जो करंट चेंज हो रहा हमेशा, वो कौन सा इफेक्ट दिखाई देगा, इफेक्ट बनाएगा, एवरेज बताएगा ना। कभी करंट आपका क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, कभी 3 हो रहा है, कभी 2 हो रहा है, कभी 7 हो रहा है, कभी 10 हो रहा है, तो एवरेजली क्या करेगा, इफेक्ट दिखाएगा। भले ही उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज। डायरेक्शन चेंज होने की वजह से मैथमेटिकल डेरिवेशन में कितना आया, 0। पानी गर्म करने के लिए करंट इधर जाएगा, करंट इधर जाएगा, लेकिन क्या होगा, गर्म तो करेगा। तो बात समझ में आई। तो ये जो आप करंट लिख रहे हो ये कौन सा करंट है बेटा, एवरेज करंट। एवरेज करंट का क्या दिख रहा है, स्क्वायर। बात समझ में आई। तो इस एवरेज को नाम हम लोग क्या देंगे आज से, मीन। क्या बोलेंगे, मीन करंट का क्या दिख रहा है, स्क्वायर। तो बेटा मुझे सिर्फ आई स्क्वायर निकालना है या आई निकालना है, आई निकालना है। वो आई किसके इक्विवेलेंट हो, डीसी के इक्विवेलेंट हो। वो आई क्या निकालना, किसके इक्विवेलेंट हो, डीसी के। तो अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो देखिए आपको किसी को कोई प्रॉब्लम, दैट आई इज इक्वल टू, ये किसका एवरेज निकाल रहे हो, आई। एवरेज दिख रहा है, एवरेज का मीनिंग क्या है बेटा, बोलो बेटा। इस तरह से करेंगे, एवरेज का मीनिंग क्या है, मीन। अरे समझ में आ रही ना। उसका क्या दिखाई दे रहा है, स्क्वायर। लेकिन इधर मैंने क्या लिखा है, आई, इधर क्या दिखा है, स्क्वायर। स्क्वायर को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करना पड़ता है, स्क्वायर रूट। तो बेटा मैंने क्या किया यहां पे, और मीन का मीनिंग क्या है, एवरेज का करंट का क्या करेगी, स्क्वायर, दैट इज I1। अगर करंट हो कौन सा, दैट इज I1। ऐसा अगर मैंने दिखा, साइकिल देखा, ये क्या I1, ये क्या I2, ये क्या I3, ये क्या I4, ये क्या I5। तो I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर प्लस I4 स्क्वायर प्लस I5 स्क्वायर, सभी का क्या किया मैंने, एडिशन किया। उसी स्क्वायर करके एडिशन को क्या बोला मैंने, मीन स्क्वायर। अरे बात समझ में है ना। तो बेटा ये जो दिखाई दे रहा है, व्हाट इज दिस, एवरेज का स्क्वायर, उसको किसमें डाला हम लोगों ने, तो यहां पे दिखाई दे रहा है, बोलो क्या है ये, रूट मीन स्क्वायर। क्या बनाइए, समझ में आई बात। अब हम लोग देखेंगे कि सही में अगर मैं पीक वैल्यू 10 लेता हूं तो उस 10 वैल्यू की एग्जैक्टली किसके बराबर हो जाए, 7 पॉइंट। क्योंकि हमको बता, अगर मैंने कभी साइकिल निकाला तो मेरे को कौन सी चीज हिट होगी, पीक वैल्यू पता होगी। सबसे ज्यादा करंट कहां तक बढ़ रहा है, 10 एंपियर तक, यही दिखाई देगा ना। बीच वाली वैल्यू दिखाई देंगी क्या, हम लोग अनुमान लगाएंगे। 10 है, इसका मतलब नीचे वाले कौन सी हो सकती है, 8 हो सकती है, 7 हो सकती है, 0 हो सकती है। बात समझ में आ रही। तो हमको सिर्फ ये वैल्यू पता चलेगी और इससे हमको अनुमान लगाना पड़ेगा कि उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू डीसी की कौन सी है। लेकिन हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, कितना मिला, अगर यहां पे 10 होगा तो यहां पे डीसी में कितना फ्लो करवाना पड़ेगा, 7 पॉइंट। सही में मैथमेटिकली भी उतना आता है या नहीं आता, ही हमको निकालना पड़ेगा। बात समझ में आई। तो आप, आई होप कि आपको एवरेज का स्क्वायर, उसका रूट करने के पीछे का रीजन समझ में आया, क्लियर। और इसी को हम लोग बोलेंगे आरएमएस करंट। इसी को क्या बोलेंगे, आरएमएस करंट। अब निकालना शुरू करेंगे, ठीक है। अब आरएमएस करंट के लिए पहली चीज बोलो, हाँ, आई आर एम एस इक्वल टू, इसमें डालना शुरू कर दीजिए। अब यहां पे फुल वेव के लिए निकालेंगे हम लोग, नो डाउट, ठीक। बोलो बेटा क्या करेंगे, हाँ, ये स्क्वायर रूट है बेटा, तो यहां पे मैं लिखता हूं अंडर रूट ऑफ, हाँ, यहां पे क्या दिख रहा है, एवरेज, और उसका क्या किया हम लोगों ने, स्क्वायर। ये तक समझ में आया। यहां पे स्क्वायर रूट किया, मतलब यहां पे एवरेज का वैल्यू बोला, एवरेज क्या होता है, दैट इज आई नॉट। एवरेज वैल्यू कितनी होती है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये नहीं होता, एवरेज का मीनिंग क्या होता है, बोलो, हाँ। अरे एवरेज निकालना मतलब क्या है, इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ आई इंटू डी टी बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। समझ में आया। अरे क्लियर हो गया कंसेप्ट, हाँ ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, स्क्वायर भी तो करना है, ठीक है ना, स्क्वायर भी तो करना है। तो बेटो बेटा कैसे स्क्वायर करें इसको, और इसका स्क्वायर करेंगे मतलब क्या, यहां पे आई के जगह पे क्या पुटअप करेंगे, हाँ, आई नॉट साइन ओमेगा टी, उसका भी क्या बनेगा, बनेगा ना स्क्वायर। तो बेटा यहां पे क्या बनेगा, बोलो, हाँ, इसके अंदर ही डाल रहे, इंटीग्रेशन ऑफ आई नॉट स्क्वायर इंटू, हाँ, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। बात समझ में आई। ये रहा आपका एवरेज की वैल्यू, नीचे क्या रहा आपका, इंटीग्रेशन ऑफ dt। अब समझ लो सर इसका भी स्क्वायर बनेगा क्या, बेटा नहीं, आप जिसका कर रहे हो एवरेज। तो जैसे कि मान के चलो यहां पे मैंने लिखा किसका निकालना है, आई एवरेज निकालना है। तो मैंने क्या लिखा ला, यहां पे बोलो आई इंटू डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, और मुझे निकालना होगा आई स्क्वायर का एवरेज। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, बोलो फिर,
इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर इंटू डी टी बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। इसका स्क्वायर नहीं बनेगा, किसका बनेगा? जिस फंक्शन का आप कर रहे हो उसका स्क्वायर बनेगा। समझ में आई बात? तो यहां पे जो ना आपने लिखा दैट इज इंटीग्रेशन डी टी, इसका स्क्वायर करना नहीं है। तो बेटा आगे बढ़ेंगे। अंडर रूट का मीनिंग बोलो बेटा क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ आई नॉट स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर इंटू ओमेगा टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। और ये सभी चीज किसके अंदर है? किसके अंदर है? अंडर रूट के अंदर, जिसके वजह से मैं यहां पे लिखता हूं इस तरह से बेटा, ऊपर लिख लिया मैंने 1/2। क्लियर है? चलो अब मुझे लिमिट फटाफट बताते चलो, कहां से लेके? 0 से लेके कैपिटल टी, और यहां से भी 0 से लेके कैपिटल टी, पूरे साइकिल के लिए दिख रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब जो जो चीज आपको दिखाई दे रही है वो कांस्टेंट के बाहर निकालो। क्या क्या दिख रहा है? आई नॉट स्क्वायर निकला है किसके बाहर? इंटीग्रेशन के बाहर। ठीक है, अब बचा क्या है? साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसका इंटीग्रेशन करना है बेटा। कभी आपने साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन किया है? वी आर नॉट गोइंग टू डील विद द साइन स्क्वायर ओमेगा टी। नहीं तो साइन इंटू साइन, ऐसे फंक्शन इंटू फंक्शन वाला करना पड़ता, विच इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। याद होगा मैंने आपको जब कैलकुलस में सिखाया साइन स्क्वायर ओमेगा टी, याद होगा आपकी बुक में लिखा भी है कौन सा, कि अगर आपके पास दैट इज साइन स्क्वायर हो, दैट इज 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको कैसे लिखा जाता है? 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, और ये करना इजी हो जाएगा। समझ में आई बात? तो इसको कैसे लिखाएंगे बोलो? हां, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से कैपिटल टी इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी वोल डिवाइडेड बाय 2 इंटू डी टी। और इंटीग्रेशन ऑफ नीचे वाला कौन है बेटा? 0 से लेके टी इंटू डी टी, और पूरा का बनेगा पावर 1/2। समझ में आई बात? बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। अब बोलो इसको सॉल्व करेंगे इन ब्रैकेट। हां, आई नॉट स्क्वायर इंटीग्रेशन अलग अलग करना पड़ेगा, मतलब ये 2 निकला बाहर बेटा, चलेगा? ये नीचे निकला कौन? आपका 2। अब इंटीग्रेशन के अंदर कौन बचा है? 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। तो सेपरेट सेपरेट निकलेगा इंटीग्रेशन। 1 का इंटीग्रेशन कितना बनेगा बोलो? 1 का इंटीग्रेशन बनेगा टी माइनस कॉस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन बनेगा दैट इज साइन 2 ओमेगा टी, और नीचे लिखा जाएगा 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन दैट इज 2 ओमेगा। और कुछ बचा है? नो, कुछ नहीं बचा है। ऊपर 0 और यहां पे कैपिटल टी, नीचे क्या बनेगा? टी, और यहां का लिमिट 0 और कैपिटल टी, और यहां पर बनेगा पावर 1/2। बात समझ में आई? आगे बढ़े चलो। अब यहां पे लिख रहा हूं, बोलो बेटा आगे। हाँ, कहां तक पहुंचे हम लोग? I0/2। अब वैल्यू ऊपर की पुटअप करो टी की, सो इक्वल्स टू, बोलो बेटा। हाँ, I0 स्क्वायर बाय क्या बचा यहां पे? 2। ठीक, हाँ बोलो क्या दिख रहा है? स्मॉल टी की जगह पे क्या पुटअप करोगे? एक बार क्या पुटअप करोगे? यहां पे टी पुटअप करोगे, टी माइनस एक बार स्मॉल टी की जगह पे क्या पुटअप करोगे? कैपिटल टी। फिर एक बार टी की जगह पे क्या पुटअप करोगे? 0, और फिर एक बार क्या पुटअप करोगे? 0। ठीक है, डालो वैल्यू इन ब्रैकेट। हाँ बोलो, कैपिटल टी आप ही बोलना है, मुझे वो दिख रहा नहीं वहां पे। बोलो कैपिटल टी माइनस साइन 2 ओमेगा इंटू कैपिटल टी, यहां तक हुआ? माइनस देके एक बार कैपिटल टी की जगह पे बोलो 0, और एक बार माइनस माइनस प्लस साइन 2 ओमेगा इंटू 0 बराबर, नीचे क्या है इसके? ट्वाइस ओमेगा, यहां पे क्या है? ट्वाइस ओमेगा। हो गया, बहुत बढ़िया। आगे नीचे एक बार टी एक बार 0, तो बचा क्या है? सिर्फ कैपिटल टी। यहां तक समझ में आया? और पूरे का यहां पे लिखा जाएगा पावर 1/2। हो गया, चलो आगे बढ़े। सो इक्वल्स टू, सो इन ब्रैकेट I0 स्क्वायर, टी इधर जाएगा, क्या बना? डिवाइडेड बाय ट्वाइस कैपिटल टी। ठीक, हाँ, इन ब्रैकेट कैपिटल टी माइनस यहां पे ओमेगा के जगह पे क्या पुटअप करेंगे? 2 पाई बाय कैपिटल टी। तो क्या बचा आपका? साइन 2 इंटू 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू टी डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा माइनस 0 प्लस ये 0 इंटू 2 ओमेगा इज 0, दैट इज साइन 0 0 डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा इज 0। ठीक, 2 से 2 कैंसल, टी से टी क्या हो गया? कैंसल। ये बोलो कितना बनेगा? 2 इंटू 2 4 पाई। 2 पाई मतलब एक सर्कल, 4 पाई मतलब 2 सर्कल। इसका मतलब जहां से स्टार्ट किया वहां पे आके रुक गया आपका ऑब्जेक्ट। इसका मतलब किसकी वैल्यू शो कर रहा है? 0,
और साइन 4 पाई की वैल्यू इक्विवेलेंट टू साइन 0। इसका मतलब साइन 0 की वैल्यू किसके बराबर बनेगी 0, तो t माइनस 0 बनेगा t। तो आपके पास बचा है बेटा कितना आई नॉट स्क्वेयर बाय ट्वाइस t इंटू टी का पावर 1/2। ठीक, t से t क्या हुआ कैंसल। अब बचा क्या है बोलो बेटा आई नॉट स्क्वेयर बाय 2 का पावर 1/2 मतलब अंडर रूट। बेटा आई स्क्वेयर का पावर 1/2 बनेगा कितना आई नॉट, और 2 का बनेगा पावर 1/2 मतलब अंडर रूट ऑफ 2, और ये ही रही आपकी आरएमएस वैल्यू। अब सुन लो अच्छे से, आगे देखिए। मैंने वैल्यू पुटअप की किसकी √2 की। √2 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1.41। 1/1.41 को जब निकालेंगे ये वैल्यू मिलेगी 0. IRMS की वैल्यू मिलेगी 0.707 इंटू ये बचा हुआ I नॉट। तो मैंने आपको जो बोली थी वैल्यू कौन सी, आपके एसी में पीक करंट की वैल्यू जो आप सिर्फ डिटेक्ट कर सकते हो उसकी वैल्यू कितनी मिली आपको 10 एम्पियर। तो डीसी में किसके बराबर करना पड़ेगा, आपने एक्सपेरिमेंट करके देखा 10 इंटू 0.707 इज हाउ मच 7.07। इसका मतलब एसी में अगर पीक वैल्यू हिट हो रही होगी कितने की, हिट इन द सेंस स्ट्राइक हो रही होंगी कितने तक 10 एम्पियर, तो डीसी में कितना करना पड़ेगा 7.07। बात समझ में है? तो यही रहा। तो यहां पे ERMS की वैल्यू भी आप लोग लिख सकते हो 0.707 ऑफ E नॉट। ये रेजिस्टिव सर्किट के लिए लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। अरे बात समझ में आ रही है बेटा। अगर मैं यहां पे लिखता हूं सिर्फ I नॉट की वैल्यू निकालो तो I नॉट की वैल्यू कैसे लिखा जाएगी √2 इंटू IRMS। अरे बात समझ में आ रही है। अब यहां पे अगर मैंने बोला कि सर हमारे घर में अभी करंट या फिर अभी वोल्टेज की वैल्यू लिखो E नॉट, क्या लिख सकते हैं हम लोग E नॉट की वैल्यू क्या होगी देन √2 ERMS। मैंने पूछा कि सर हमारे घर में वोल्टेज आ रहा है कितना 220 वोल्ट, कितना आ रहा है 220 वोल्ट। इफ सपोज ये 220 वोल्ट याद रखना है जो भी कभी। अब देखो कितने तरह के आपने ईएमएफ सीखे, आपने सीखे बेटा 4 तरह के। कितने तरह के करंट सीखे आपने सीखे 4 तरह के। कैसे, पहली चीज आपने जो करंट सीखा था वो कौन सा था इंस्टेंटेनियस। उसके साइड में लिखा गया था कौन सा वाला पीक वाली वैल्यू। अरे इंस्टेंटेनियस करंट इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। ये जो चीज हो रही है वो चेंज हो रही है किसके साथ टाइम के साथ। ये कौन है हमारी जो पीक वैल्यू थी। उसके बाद हमने क्या सीखा एवरेज वैल्यू, और एवरेज के बाद क्या सीखा आरएमएस वैल्यू। अब अगर आपके न्यूमेरिकल में उसने अगर ऐसे मेंशन किया है कि अगर आपके घर में अगर हाउस होल्ड में करंट फ्लो हो रहा है या फिर वोल्टेज है कितने का 220 वोल्ट का, तो आपके सामने ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा कि सर वो 220 इंस्टेंटेनियस होगा, पीक वाली वैल्यू होगी, एवरेज होगी या आरएमएस होगी, बताइए कौन सी होगी। तो याद रखना है कभी भी वो मेंशन करके नहीं देगा। ये आपको बाय डिफॉल्ट समझना पड़ेगा कि अगर न्यूमेरिकल में किसी भी क्वेश्चन में अगर इस तरह की वैल्यू दी है 220 वोल्ट, अगर उसने मेंशन नहीं किया तो समझ के चलना है वो कौन सी वैल्यू है आरएमएस। तो अभी अगर आपका वोल्टेज आ रहा है आपके हाउस होल्ड में, दैट इज हाउस होल्ड वोल्टेज कैरी हाउ मच वोल्टेज 220 वोल्ट, और मैंने पूछा बेटा बताओ इसकी पीक वैल्यू कितनी। तो आपने क्या किया यहां पे देखो आरएमएस की वैल्यू कितनी 220 और √2 की वैल्यू होती है 1.41, मल्टीप्लाई करके देखो बेटा आसपास कितनी आ रही है 311 वोल्ट। इसका मतलब समझ में आ रही क्या बोलना चाहता हूं 311 मतलब यह है कि 311 क्या है आपका पीक वोल्टेज। फिर क्या हो रहा है घट रहा है, कहां पे जा रहा है 0 पे। फिर वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज हो रही है, कहां पे हिट होगा 311 माइनस फिर 0। तो जो 220 वोल्ट बोला गया है वो कौन सी वैल्यू रहेगी आपकी सिर्फ और सिर्फ आरएमएस वैल्यू। अरे समझ में आ रही बात, बहुत बढ़िया। सर अब आपके सामने क्वेश्चन रखता, हम लोगों ने वोल्टमीटर सीखा, हम लोगों ने एमीटर सीखा। वोल्टमीटर और एमीटर में कौन सी चीज सीखी कि एमीटर सर क्या मेजर करता है करंट, वोल्टमीटर क्या मेजर करता है वोल्टेज। आपने वोल्टमीटर लेके गए और आपने डाला किसके अंदर सर्किट मतलब सॉकेट के अंदर। अब आपने सीखा कि वोल्टमीटर क्या दिखाता है आपको वोल्टेज दिखाएगा, या फिर करंट एमीटर लेके चलो एमीटर दिखाएगा करंट दिखाएगा। अब वहां पे नीचे लिखा होता है 0, आपने देखा होगा नल डिफ्लेक्शन हम लोग यूज करते थे वर्ड 0। इस साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस साइड में 1 2 3 4 7 8 9 10। तो करंट अगर इस डायरेक्शन में जा रहा तो गैल्वेनोमीटर इधर डिफ्लेक्शन शो करता था, और इधर जाएगा करंट तो इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो डायरेक्शन भी बताएगा
उसके बाद क्या दिखाएगा, उसका मैग्नीट्यूड भी बताएगा। अब मुझे बताइए एसी की वैल्यू कैसे मेजर करेगा, कौन, एमीटर। अरे 1 सेकंड में हमारा करंट क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है, कितने टाइम्स, 100 टाइम, 50 टाइम्स इधर, 50 टाइम्स, तो 50 टाइम्स क्या कर रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो 50 टाइम मतलब 1 सेकंड में कितने बार वाइब्रेट करना चाहिए, समझ में आ रही है बात, इधर 50 टाइम्स और इधर 50 टाइम्स। उसकी फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन कितनी होनी चाहिए, 50 हर्ट्ज। होगा क्या, पॉसिबल है क्या, ये करंट शो करेगा क्या, नहीं करेगा। बात समझ में आई। इसका मतलब जो डिवाइसेस है ये एमीटर वोल्टमीटर आपके एसी को मेजर नहीं कर सकते। फिर क्या करें, तो हम लोग इस आरएमएस की वैल्यू को इस्तेमाल करेंगे। व्हाट इज दिस आरएमएस, ये किसकी वैल्यू शो करता है, दैट इज शोज ए इक्विवेलेंट ऑफ डीसी। बात समझ में आई। सो व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ आरएमएस। अगर यहां पे आरएमएस की वैल्यू अगर लिख दिया जाए तो यहां पे हम लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं, बेटा कौन सी चीज बोलो, यहां पे मैं लिख के दे रहा हूं, ठीक। व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू ऑफ करंट, इट इज the AC current which shows the same effect, same heating effect of DC current for a same time, for a same resistance, ठीक। क्या दिखाई देता है, आरएमएस वैल्यू क्या शो करेगा, इट इज इक्विवेलेंट शो किसके बराबर, द सेम हीटिंग इफेक्ट ऑफ डीसी करंट। अगर डीसी करंट के बराबर वो हीटिंग इफेक्ट शो करता है फॉर सेम टाइम एंड सेम रजिस्टर। मैंने एक्सपेरिमेंट दिया जिसमें क्या यूज किया हम लोगों ने, रजिस्टर कैसा लिया, सेम, टाइम भी कैसा लिया, सेम, इफेक्ट भी कैसा दे रहा है, सेम। तो यहां पे वो आरएमएस वैल्यू शो करता है। अब देखो जो आमीटर और वोल्टमीटर है इसमें हम लोग क्या करेंगे, वहां पे हीटिंग का कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे बेटा। बात समझ में आई। हम लोग क्या करेंगे, मान के चलो 10 एंपियर करंट फ्लो होने के बाद, कौन सा 10 एंपियर, कौन सा वाला, पीक वाली वैल्यू किसके बराबर, 10 एंपियर। तो पीक वैल्यू यहां पे दिख रही है आपको, यहां पे दिखाई दे रहा है। तो 10 एंपियर हम लोग क्या करेंगे, कौन सा वाला, एसी वाला, तो किसके इक्विवेलेंट होगा, डीसी के इक्विवेलेंट। तो कितना इफेक्ट दिखाएगा, जितना भी इफेक्ट होगा उसके हिसाब से आपका क्या होगा, टिल्ट शो करेगा। कौन, आपका एमीटर हो या आपका वोल्टमीटर हो। बात समझ में आई। तो वो जो आपके एमीटर वोल्टमीटर उसमें भी क्या करना पड़ेगा, आपको मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, और वो इफेक्ट के आधार पे मतलब फिजिकल क्वांटिटी को कैच करके वो अपना क्या करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा, और वो डिफ्लेक्शन के हिसाब से आप लोग क्या निकालोगे, उसका करंट निकालोगे। समझ में आई बात, यहां तक समझ में आया, बहुत बढ़िया, ठीक। अब इसके ऊपर हम लोग क्या देखेंगे, क्वेश्चंस। तो पहली चीज तो हमको समझ लो, तो क्या क्या देखा हम लोगों ने, करंट देखा, कौन सा, कौन सी वाली करंट देखी हम लोगों ने, इंस्टेंटेनियस करंट। फार्मूला क्या बनता है, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। ईएमएफ का बनता है E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। दो तरह के करंट, दो तरह की ईएमएफ, एक इंस्टेंटेनियस और एक रहा पीक। बट हमको पता है कि इंस्टेंटेनियस करंट जो है हमेशा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और जो वैल्यू हम लोग सिर्फ देख पा रहे हैं या फिर समझ पा रहे हैं वो कौन सी, सिर्फ पीक वैल्यू है। तो उसका जब एवरेज निकालने को गए तो हाफ साइकिल के लिए कितना निकला, 0 नहीं निकला, फुल साइकिल के लिए 0 निकला, हाफ साइकिल के लिए कितना निकला, बोलो कितना निकला आपका, हाँ वो जो निकल रहा है कौन सा, दैट इज 2I नॉट बाय पाई, जिसकी नियरली वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना मिलेगा, 0.637 के आसपास में मिलेगी, बराबर है। ये रही आपकी किसकी, एवरेज की वैल्यू। लेकिन हम लोग किसकी तरफ ध्यान देंगे, उसके इफेक्ट की तरफ ध्यान देंगे। किसके इफेक्ट की तरफ, अल्टरनेटिंग करंट की इफेक्ट की तरफ। ये अल्टरनेटिंग करंट की इफेक्ट की वैल्यू को ही हम लोग किसके साथ कंपेयर करेंगे, डीसी सप्लाई के साथ, और उसी का नाम हम लोग चेंज करके क्या बनाएंगे, आरएमएस करंट। तो आरएमएस करंट इज इक्वल टू क्या बना था आपका, बोलो I नॉट बाय √2। 1/√2 की वैल्यू कितनी बनेगी, 0.707। तो आपके पास यहां पे मिली किसके बराबर, बोलो करंट की वैल्यू मिलेगी आरएमएस के फॉर्म में, और वोल्टेज की वैल्यू मिलेगी आरएमएस के फॉर्म में। बात समझ में आई। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे समझ लो, कौन सी चीज, देखो सर यहां पे अगर आपने इक्वेशन लिखा I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी और E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, इसका मतलब जब ग्राफ निकालेंगे
इस ग्राफ में आपको ये बात समझ में आएंगे बेटा कि अगर ग्राफ में किसका निकल रहा हो, ईएमएफ का, तो यही ग्राफ होगा किसका, करंट का। इसका मतलब जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट बढ़ रहा है, और दोनों में भी क्या आया, साइन आया ना। और जैसे जैसे करंट घट रहा है वैसे वैसे क्या घट रहा है, वोल्टेज घट रहा है। लेकिन ये चीज किसके साथ हो रही है, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टिव सर्किट के लिए। लेकिन जब आगे हम लोग पढ़ेंगे, रजिस्टर की जगह पे इंडक्टर लगाएंगे, इंडक्टर को रिप्लेस करके कैपेसिटर लगाएंगे, कैपेसिटर को रिप्लेस करके आर, एल और सी लगाएंगे, मतलब रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर लगाएंगे, सीरीज में लगाएंगे, पैरेलल में लगाएंगे, और देखेंगे कि सही में जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता है वैसे करंट सही में बढ़ता है या सही में करंट घटता है या कुछ टाइम के बाद बढ़ेगा। बात समझ में? और उसके हिसाब से इक्वेशंस आपके बदलते जाएंगे। फिलहाल तो इसके ऊपर हम लोग क्या देखेंगे बेटा, क्वेश्चंस बेसिक लेवल के, और फिर देखेंगे हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। द इलेक्ट्रिक मेन इन अ हाउस आर मार्क 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। राइट डाउन द इक्वेशन फॉर द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज मतलब किसका इक्वेशन लिखना, बोलो, ई का इक्वेशन लिखना है, ठीक है। इसमें दिया क्या है बेटा, बोलो, 220 वोल्ट दिया है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम लोगों ने 4 तरह की ईएमएफ की वैल्यू देखी। पहली चीज कौन सा वाला, इंस्टेंटेनियस, दूसरा मतलब कौन सा आपका पीक ईएमएफ, थर्ड इज एवरेज ईएमएफ, और फोर्थ इज कौन सा, आरएमएस। तो मैंने एक चीज बोली थी, कौन सी वाली, कि जब भी कभी उसने मेंशन नहीं किया हो क्वेश्चन में कि किस तरह का वैल्यू दिया हो, बराबर, आरएमएस है या एवरेज, अगर उसने मेंशन नहीं किया, इसका मतलब समझ के चलना है जो वैल्यू दी है वो कौन सी वैल्यू रहेगी, आरएमएस की वैल्यू रहेगी। कौन सी वैल्यू, आरएमएस। तो इसको हम लोग बोलेंगे ई आरएमएस की वैल्यू दी है बेटा कितनी, 220 वोल्ट, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी दी है बेटा कितनी, दैट इज एफ इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज। और बोला क्या गया है, इक्वेशन बनाइए किसका, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ का। इंस्टेंटेनियस ईएमएफ का इक्वेशन ई इज इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। अरे हाँ या ना, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताइए ई नॉट निकालना पड़ेगा, ई नॉट की जगह पे 220 डाल सकते हैं क्या, नहीं डाल सकते। बताइए ई आरएमएस की वैल्यू क्या होती है बेटा, हमको पता है ई आरएमएस मतलब ई आरएमएस इज इक्वल टू हाउ मच, ई नॉट बाय √2, यही होती है ना। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं ई नॉट इज इक्वल टू √2 इंटू ई आरएमएस, बराबर। ई आरएमएस की वैल्यू कितनी आपकी, 220 वोल्ट। सो √2 इंटू 220 वोल्ट, तो कितना बनता है, √2 की वैल्यू 1.41, और मल्टीप्लाई करने के बाद याद रखना 220 मल्टीप्लाइड बाय 1.41 हमेशा होता है 311 वोल्ट, ठीक है ना। ये आपका घर में दिया हुआ वोल्टेज है, इसका मतलब रियलिटी में कितने का इफेक्ट दिखाता है, वो इफेक्टिव वोल्टेज कितना है, 311 वोल्ट का। बात समझ में आई? तो बेटा बोलो आगे। हाँ, तो क्या बनेगा इक्वेशन, ई इज इक्वल टू ई नॉट की जगह पे कितना आएगा, 311 साइन ओमेगा टी की जगह पे क्या लिखेंगे, दैट इज 2 पाई एफ इंटू टी। सो ई की वैल्यू 311 इंटू साइन 2 इंटू 3.14 इंटू 50 इंटू टी। तो इसका इक्वेशन आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दैट इज 6.28 इंटू 50, दैट इज ई इज इक्वल टू 311 साइन 3.14 इंटू 2 इज 6.28, 6.28 मल्टीप्लाइड बाय 50 इंटू टी। तो बताइए 6.28 इंटू 50 करके बताइए, 62.8 इंटू 5। हाँ, सो ई की वैल्यू बनी 311 साइन, बताइए वैल्यू कितनी बनेगी, इंटू टी, ये रहेगी आपकी वैल्यू, ठीक है ना। निकाले कितना बड़ा बेटा, 31 पॉइंट है, तो दैट इज 314 टी। आई बात समझ में, पक्का समझ में आई बात, कोई दिक्कत, आगे बढ़े, चलो चलो। ये सारे क्वेश्चन जो एकदम बेसिक लेवल के, बोर्ड लेवल के क्वेश्चन है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, देखो, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑपरेट्स 12 वोल्ट डीसी इफ दिस बल्ब इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स एंड गिव्स अ नॉर्मल ब्राइटनेस, व्हाट वुड बी द पीक वैल्यू ऑफ सोर्स। क्या दिया है, 12 वोल्ट डीसी, ठीक है ना। एक बल्ब है जो ऑपरेट हो रहा है कितने पे, 12 वोल्ट डीसी पे। इफ दिस बल्ब इज कनेक्टेड टू द एसी सोर्स एंड गिव्स अ नॉर्मल ब्राइटनेस, व्हाट वुड बी द पीक वैल्यू ऑफ सोर्स। तो पीक वैल्यू मतलब क्या निकालना है, ई नॉट, और डीसी की वैल्यू दी है 12, तो डीसी का मेन मीनिंग क्या होता है, किसके इक्विवेलेंट होता है वो, आरएमएस का। यही तो हम लोगों ने सीखा ना, आरएमएस का मीनिंग क्या है, वो इतना ही इफेक्ट दिखाएगा जितना डीसी दिखाता है, तो इफेक्टिव बोला जाता है ना उसको। तो यहां पे जो दिया दैट इज ई आरएमएस की वैल्यू दी है बेटा कितनी, बोलो कितनी, 12 वोल्ट दी है, बराबर। और आपको क्या निकालने को बोला, पीक वैल्यू। तो पीक मतलब क्या है, ई नॉट। ई नॉट का मीनिंग क्या होता है, √2 इंटू ई आरएमएस। सो 1.41 इंटू 12 करके दिखाइए, कितना बनेगा ये, मल्टीप्लाई करिए,
16.92 वोल्ट, इसका मतलब नियरली इक्वल टू हाउ मच 17 वोल्ट। बात समझ में आएगी? तो ये सारी चीजें आपको समझना पड़ेगा, ये हर चीज क्या बोल रहा है, ठीक है ना। आगे सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीक वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड टू 50 वोल्ट रेजिस्टेंस, कितना आर दिया, रेजिस्टेंस दिया बेटा, कितना है ये 50 ओहम। उसके बाद दिया है क्या, इज 10 वोल्ट, तो ये 10 वोल्ट जो है कौन सी वैल्यू है, पीक वैल्यू है, दैट इज ई नॉट की वैल्यू कितनी रही 10 वोल्ट। आगे फाइंड द फाइंड द आरएमएस करंट, क्या बोला है, आईआरएमएस की वैल्यू निकालनी है। इफ द वोल्टेज फ्रीक्वेंसी इज, फ्रीक्वेंसी दी है कितनी 100 वोल्ट, राइट डाउन द इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस करंट। तो आई का इक्वेशन भी बनाना है, आई का इक्वेशन क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, सॉरी 100 हर्ट्ज, ठीक है ना। आगे कैसे निकालोगे, सो पहली चीज तो आपको क्या निकालनी पड़ेगी, इसमें देखो ध्यान देना, ई नॉट की वैल्यू दी है बेटा, आईआरएमएस निकालना है, कैसे निकालोगे, ई नॉट की वैल्यू दी है, आईआरएमएस की वैल्यू निकालनी है, रेजिस्टेंस आपको दिया है, ठीक है ना। रेजिस्टेंस और वोल्टेज से निकलता है करंट, लगाइए दिमाग। पहले क्या निकालोगे, हाँ बोलो क्या निकालोगे, ई नॉट दिया है ना, हाँ ई नॉट से क्या निकलेगा, आई नॉट निकलेगा, अरे निकलेगा नहीं निकलेगा बेटा, आई नॉट का मीनिंग क्या होता है, आई नॉट इज इक्वल टू करंट इज इक्वल टू वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, वोल्टेज क्या होता है ई नॉट बाय आर। ई नॉट की वैल्यू कितनी बेटा बोलो 10, आर की वैल्यू कितनी है 50, 0 से 0, तो आई नॉट की वैल्यू बनी कितनी 0.2 क्या एम्पियर, ये निकला आई नॉट है। अब आई नॉट से आप क्या निकाल सकते हैं, आईआरएमएस, क्या होता है इक्वेशन हमारा बोलो, आईआरएमएस इज इक्वल टू हाँ आई नॉट बाय √2, यही था ना अपना। या फिर हम लोग बोल सकते आईआरएमएस इज इक्वल टू 1/√2 की वैल्यू 0.707 इंटू आई नॉट की वैल्यू कितनी रही 0.2, करो मल्टीप्लीकेशन, तो आपका करंट रहता है इसका डबल, ठीक 4 1 1, इस तरह से 1 2 3 4, दैट इज 0.1414 एम्पियर, ये रहा आपका आईआरएमएस की वैल्यू बनी, इसमें निकलेगी एम्पियर में। अब बची बात कौन सी, आपको निकालना है इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, इंस्टेंटेनियस करंट का इक्वेशन। इक्वेशन देखो यहाँ पे इस तरह से दिया है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो बताइए बेटा कैसे निकाले, तो I इज इक्वल टू आई नॉट की वैल्यू अपन ने निकाल के रखी, कितनी है बेटा ये बोलो 0.2, उसके बाद साइन ओमेगा की जगह पे क्या लिख सकते हैं अपन 2 पाई f इंटू टी। सो देयरफॉर I इज इक्वल टू 0.2 साइन 2 इंटू f, f की वैल्यू कितनी है बेटा बोलो 100, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 100 पाई इंटू टी, पाई की वैल्यू भी आप लोग डाल के उसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, कितना होता है 3.14 इंटू 100 इज हाउ मच 314 टी, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 314 इंटू टी एम्पियर। अब भाई बताइए समझ में, तो हाउ मच 200, तो ये कितना बनेगा 628 टी, ये रहा आपका फाइनल आंसर, क्लियर है। चलो आगे, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट इन 50 हर्ट्ज एसी सर्किट इज 5 एम्पियर। आई इफेक्टिव, इफेक्टिव का मीनिंग होता है बेटा आरएमएस, जो कितना इफेक्ट दिखाएगा जितना डीसी का इफेक्ट है, बराबर है। एसी की वैल्यू जो डीसी का इफेक्ट दिखाता है सेम फॉर अ सेम टाइम फॉर अ सेम रेजिस्टेंस, उसी को हम लोग आरएमएस करंट बोला करते थे, जिसके वजह से इसका नाम हम लोग आई इफेक्टिव भी बोल सकते हैं। इसकी वैल्यू कितनी दी बोलो 5 एम्पियर, फ्रीक्वेंसी दी बेटा कितनी 50 हर्ट्ज। और आगे बोला गया है क्या क्या निकालिए, पहली तो वैल्यू निकालिए कौन सी, पीक वैल्यू ऑफ करंट। पीक वैल्यू मतलब कौन सा, आई नॉट। आई नॉट का मीनिंग क्या होता है बेटा बोलो, आई नॉट इज इक्वल टू √2 इंटू आईआरएमएस, बराबर है। आईआरएमएस इज इक्वल टू आई नॉट बाय √2, तो आई नॉट की वैल्यू बनी √2 इंटू आईआरएमएस। सो देयरफॉर आई नॉट इज इक्वल टू √2 की वैल्यू बनती है कितनी 1.41 इंटू आईआरएमएस की वैल्यू है, मतलब इफेक्टिव करंट की वैल्यू रही 5, ठीक। सो आई नॉट इंटू, तो बोलो 5 1 जा 5 रहा, दैट इज 0, ऊपर गया 2, 5 1 जा 5, दैट इज 7.05 एम्पियर। ये बनता है आपका फाइनल आंसर पहले का, फर्स्ट नंबर का। सेकंड नंबर का बोलिए बेटा क्या दिया है, क्या निकालने वाला आपको, द मीन वैल्यू ऑफ करंट ओवर हाफ साइकिल। मीन का मीनिंग होता है एवरेज करंट। एवरेज करंट का फॉर्मूला होता है आई एवरेज इक्वल्स टू, बोलिए बेटा 2 पाई इंटू आई नॉट, बराबर है। आप तो अपने आई नॉट निकाला है,
इसका मतलब ये कि आई एवरेज की वैल्यू अपन डायरेक्टली निकाल सकते हैं 2/पाई इंटू आई नॉट की वैल्यू निकली 7.05। सो यहां पे 2/3.14 इंटू 7.05 करो मल्टीप्लाई, इतना बनता है। आसपास में अगर ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन रहा तो आपका डायरेक्ट आंसर निकाल सकता है, ठीक है। किसी ने किया कैलकुलेशन? हाँ, कितना बनता है बेटा? आई एवरेज को मैं यहाँ पे आई एम भी लिख सकता हूं, मीन, ठीक है। तो कितना बना है आंसर? 4.4 इतना ही है ना, और 4 है, तो ये निकला आपका आंसर, ठीक है। ये निकला मीन करंट। उसके बाद निकालना क्या बेटा बोलो? हाँ, टाइम दिया है कितना, टी की वैल्यू इतने इंस्टेंट ऑफ टाइम पे 3000 या 300 है, 300 सेकेंड, ठीक है ना। इस समय क्या निकलना है? द वैल्यू ऑफ करंट 1/300 सेकेंड आफ्टर इट वाज 0। तो आपको निकलना है क्या? इसका इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है। इंस्टेंटेनियस करंट कैसे निकाले? तो करंट का इक्वेशन क्या बोलो? थर्ड नंबर का सॉल्व कर रहे अपन, ठीक है। सो I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। सो देयरफॉर I इक्वल टू I नॉट की वैल्यू कितनी बनेगी? दैट इज 7.05 इंटू साइन ऑफ, हाँ बोलो, ओमेगा का मीनिंग क्या होता है? 2πf इंटू टी, बराबर। सो 7.05 इंटू साइन ऑफ 2 इंटू, ठीक, बाय इंटू एफ की वैल्यू कितनी है? 50 हर्ट्ज। 50 इंटू ये कितना? 1/टी की वैल्यू कितनी है? 1/300। कितना बनेगा? 0 से 0 कैंसल, दैट इज 6 दा, ठीक है ना। तो बनता कितना है? 7.05 साइन ऑफ 2 इंटू 3.14 इंटू क्या रहा? हाँ, ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो बोलो कितना बनेगा? π/3। सीधा सीधा आंसर निकलेगा π/3। π/3 इज हाउ मच? 60 डिग्री। साइन 60 7.05 इंटू √3/2। तो इसको अपन ने कैलकुलेशन करना। √3 की वैल्यू कितनी बनेगी? हाँ, 1.73 डिवाइडेड बाय 2। इसका करना है कैलकुलेशन। कितने लोगों ने कैलकुलेशन किया? कुछ कितना है बेटा आंसर इसका? 6.09 एम्पियर ये निकलता है आई की वैल्यू। बहुत बढ़िया, ओके। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इन वोल्ट्स इज गिवन बाय एक्सप्रेशन ET इक्वल्स टू हाउ मच? 140 साइन ऑफ 300t where t is in second. What is the peak value of voltage? क्या निकालना आपको? पीक वैल्यू किसका? EMF का। E0 is equals to how much? क्लियर। उसके बाद पूछा है क्या? इट्स RMS वैल्यू, ERMS की वैल्यू पूछी है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई। बोलो कैसे निकालोगे? सीधा सीधा इस इक्वेशन को डायरेक्टली अपन क्या करेंगे? स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ क्या क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। E is equals to E0 साइन ओमेगा टी। इतना इजी रहा है। E0 की जगह पे क्या दिख रहा है आपको? E0 की जगह पे दिख रहा है क्या? तो E is equals to E0 is how much? 140 साइन ऑफ 300t। कंपेयर करो तो E0 की जगह पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे देखो 140 वोल्ट, ये रहा पहला। उसके बाद क्या निकालना है? RMS। तो ERMS की वैल्यू क्या होती है? ERMS is equals to, हाँ, E0 बाय √2, बराबर। तो बोलो कितना बनेगा? E0 की वैल्यू 140 और √2 की वैल्यू 1.4। तो अगर एक पॉइंट सरकाएंगे नीचे का तो ऊपर का एक पॉइंट सरकेगा, दैट इज 1400/14, ठीक है ना। 14 तो कितना बना? 100 वोल्ट। तो आपको ERMS की वैल्यू भी मिल गई। बात समझ में आई? उसके बाद क्या निकाला बेटा? बोलो इसका फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपको अगर निकालनी हो तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं अपन ओमेगा से। तो ओमेगा का फार्मूला क्या होता है? ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। तो f की वैल्यू कितनी बनेगी? ओमेगा बाय 2π। अरे हाँ या ना बेटा? ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 300 डिवाइड बाय 2 इंटू √π की वैल्यू है 3.14 में एक अप्रोक्स वैल्यू लेके चलता हूं 3.14 अप्रोक्स वैल्यू कितने लेके चलेंगे? 3। तो दैट इज 300 100 बाय 2 इज हाउ मच? 50 हर्ट्ज। तो आप नियरली इक्वल टू ऐसे बोल सकते कि f की वैल्यू 50 हर्ट्ज के आसपास रहेगी, ठीक है ना। तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है ना। चलो